वेलकम टू अवतार आईएएस एकेडमी। जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वह जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अभी हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए एक व्यक्तिगत या व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। व्यवहार में आपने देखा होगा कि जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो ज़मीन की खुदाई करने के क्रम में जैसे जैसे हम ज़मीन को खोदते चले जाते हैं, जेसीबी से उसकी मिट्टी को निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक लेयर मिलती है। मतलब एक हो सकता है लाल मिट्टी की लेयर मिले। कुआं खोदते हैं, कुआं खोदने के क्रम में देखो पहले सामान्य मिट्टी निकलती है, इसके बाद जो है ना उस मिट्टी का जो कलर है, जो सामान्य मिट्टी का जो कलर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। मतलब उसका अपना कलर दबने लगता है, किसी और कलर का रूप लेने लगती है। फिर इसके बाद और हम नीचे खुदाई करते हैं तो वो जिस कलर को बदलती है, यानी जो नया रूप लेने लगता है कलर मिट्टी का, फिर वो कलर आने लगता है। और नीचे खुदाई करते हैं तो हो सकता है नीचे बालू मिल जाए आपको, हो सकता है और नीचे खुदाई करें तो पीली मिट्टी मिल जाए, हो सकता है कि काली मिट्टी मिल जाए। तो ये परत दर परत मतलब लेयर निकलते चले जाते हैं। तो जब एक लेयर के बाद जब दूसरी लेयर आती है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ एक लेयर का चेंजमेंट मिलता है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है। मतलब उसे बोलते हैं असंबद्धता का क्षेत्र। ऐसी पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर जैसा स्वरूप है वैसा पृथ्वी की आंतरिक क्रस्ट में नहीं है, और पृथ्वी की आंतरिक क्रस्ट में जैसा स्वरूप है वैसा मेंटल में नहीं है। मेंटल के ऊपरी मेंटल में जैसा स्वरूप है वो आंतरिक मेंटल में नहीं है, और मेंटल के कंपैरिजन में कोर में भी डिफर करता है। इस नज़रिए से हम देखते हैं। आपने देखा जब मिट्टी गड्ढा खोदा बिल्कुल उसी तरह से अपन देखते चले जाते हैं। अपन पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपरी भाग पर रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग पृथ्वी की संरचना होगी। तो हम ओवरऑल पृथ्वी को पहले 3 भागों में बांटते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी, इस भाग को हम बोलते हैं मेंटल, इस भाग को बोलते हैं हम कोर यानी क्रोड। क्रस्ट सामान्यतः ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रस्ट मतलब पृथ्वी के ऊपरी यानी धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक है। औसत धरातल मापते हैं हम, उच्चावच को छोड़ते हैं। उच्चावच एक औसत मेजर्ड करते हैं, उसके 30 किलोमीटर तक। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि 100 किलोमीटर तक है। अपन को ये नहीं जाना कि कितने किलोमीटर तक है। अपन को पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में फोकस करना है कि आंतरिक संरचना में क्या है। तो देखो ये क्रस्ट है। क्रस्ट को 2 पार्ट में देखते हैं, एक ऊपरी क्रस्ट, एक निचली क्रस्ट। ये क्रस्ट जो है ना इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अन्य तत्व भी होते हैं लेकिन श्याल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। मेंटल में जो है ना सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ये मेंटल का पोर्शन हो गया। और कोर में जो है ना निकल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको बताया गया कि निकल की मात्रा जो है ना वो लगभग कम होती है। आई मीन्स निकल की मात्रा 20% होती है और फेरस की मात्रा जो है ना वो 80% होती है। ये तो हो गया आपका। मतलब एक तरह से मैंने लिखा है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, शीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इधर निकल और फेरस। ये इनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बाकी तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी तरह से अपन देखते हैं कि जो एक परत से दूसरी परत आने पे जो बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है बीच में एक ऐसा क्षेत्र, जैसे लाल मिट्टी को अपन मिट्टी को खोदते जाते हैं, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी को जब गहराई तक खोदते चले जाते हैं और उसके निचली परत पे अगर पीली मिट्टी है तो लाल मिट्टी अपना लाल रंग खोने लगती है और पीलापन लेने लगती है। तो ये जो लाल रंग खोती है और पीलापन लेती है, इसके बाद पीली मिट्टी निकल आती है। तो बीच में ये जो क्षेत्र आया था, ये परत आई थी, इसे डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, असंबद्धता का क्षेत्र। यानी एक ऊपर की परत को इसकी परत को असंबद्ध किए हैं, मतलब ये अपने रूप में परिवर्तन कर रही है। ऐसी पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। जिन जिन वैज्ञानिकों ने इस डिसकंटिन्यूटी को खोजा तो उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पे जो है ना ये डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं ऊपरी क्रस्ट और
आंतरिक क्रस्ट के बीच में कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी एक असंबद्धता का क्षेत्र है। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता एंड डिस्कंटिन्यूटी का क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं मोहोरोविक यानी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्योंकि एक रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका पता लगाया था, तो उसी के नाम पे जो है ना मोहो डिस्कंटिन्यूटीज का नाम रख दिया गया। इसके बाद हमने देखा ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है, बोलते रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। ये भी वैज्ञानिक का नाम है, भूवैज्ञानिक। इसके बाद मेंटल और कोर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है जिसे बोलते गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ऊपरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है जिसे बोलते हैं लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ये तो हुआ असंबद्धता का क्षेत्र। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि लगभग 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जितना विद्वानों ने वैधानिक रूप से माना है, ये होता है आपका क्या, ये आपका क्रस्ट होता है। 100 से 200 किलोमीटर में देखो प्रकृति में परिवर्तन आएगा। यहाँ से यहाँ तक यानी जो आपका रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी आती है, ये 700 किलोमीटर की डिस्टेंस को बता रहा है। इसके बाद ये 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस को बता रहा है, यानी 2000 किलोमीटर तक की गहराई है। ये 5150 किलोमीटर की गहराई को बता रहा है। और ये जो है ना 6371 किलोमीटर कोर तक का, यानी पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट से लेकर नीचे तक जो बिंदु है वो 6371 किलोमीटर। ये इसका डायामीटर हो गया, पृथ्वी का रेडियस हो गया। रेडियस मतलब इसको बोलते त्रिज्या, त्रिज्या हो गई इसकी। तो एक तरह से पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, 6371 किलोमीटर। अब बात करते हैं अपन पृथ्वी के घनत्व के बारे में। देखो, अपन को पृथ्वी का घनत्व जानना है, अपन को पृथ्वी का मास जानना है, अपन को पृथ्वी का वॉल्यूम जानना है, अपन को पृथ्वी का नेचर जानना है। नेचर जानने के लिए जो है ना, हमने जो आपकी भूकंपीय तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगों का यूज़ किया है जब हम उनकी आंतरिक संरचना को समझ पाए हैं। भूकंपीय तरंगों में देखो एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग। एल तरंग तो आउटलाइन पे चलती है, यानी क्रस्ट के ऊपरी भाग पे चलती है, इसलिए एल तरंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे दो तरंगों का मतलब रहता है, पी तरंग और एस तरंग। पी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, एस। पी तरंग और एस तरंग ने यहाँ पे एक रोल प्ले किया। पी तरंग जो है ना वो ठोस में भी चलती है और लिक्विड में भी चलती है, जबकि एस तरंग लिक्विड में लुप्त हो जाती है। तभी हमें पता लगा, जब हमने पी तरंगों को पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पार कराया तो पी तरंग हमको मिल गई, एस तरंग गायब हो गई, एस तरंग हमको प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि एस तरंग विलुप्त हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम प्रारंभिक चरण में डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो आप देखो घनत्व के लिए हमें समझना पड़ेगा। आपने एक गिलास में पानी भरा, एक गिलास में पानी भरा, तो गिलास के ऊपरी परत पे आप देखोगे, मतलब पानी के ऊपरी परत पे अगर देखोगे तो पानी के ऊपरी परत पे जो कण है पानी का, उस कण में उसका कण पर दबाव कितना पड़ रहा, या उसका कण का अपना मास क्या होगा, उसका अपना डेंसिटी तो छोड़ो, उसका दाब कितना पड़ रहा होगा। आप ये इस हिसाब से देखिए, दाब ज़्यादा होगा डेंस ज़्यादा होगा माध्यम, जितना दाब बढ़ता जाएगा डेंस माध्यम बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे ऊपरी कण पे देखते हैं हम, ऊपरी कण पे जो दाब पड़ रहा है वो 76 MB पड़ रहा है, जो मैंने औसत लिया है 76 MB। लेकिन अगर उस पानी भरे गिलास में, गिलास के यानी पानी के अंदर किसी बीज के कण को लेते हो, अगर बीज के कण को लेते हो तो उस कण के ऊपर मान लो जितने कण होंगे, जितनी परतें होंगी पानी की, उन सारी परतों का वजन उस कण पे पड़ रहा होगा, तो उस पर दाब ज़्यादा होगा। और अगर दाब ज़्यादा होगा तो उसका माध्यम भी कुछ ना कहीं कंट्राडिक्शन करेगा, कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से एक संकेंद्रण करेगा। और अगर हम बात करते हैं कि उस जल के कण, जो जल का जो कण बिल्कुल गिलास की तलहटी में रखा है, उस तलहटी में रखे हुए कण पे ऊपर के जितने भी कण हैं उन पूरे कणों का उस पर दाब पड़ रहा होगा। अभी आपने टंकी में देखा होगा, टंकी में हम ऊपर नल ना लगा के टंकी के नीचे नल लगाते हैं जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाए और उसका फ्लो जो है ना तेज हो। ऐसी पृथ्वी के संदर्भ में आप देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में अगर ऊपरी क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग पे अगर हम बात करते हैं तो उसका घनत्व जो है ना 2.90 है। डेंसिटी हमेशा हम जो है ना ये घनत्व जो लेते हैं वो जल के सापेक्ष लेते हैं, जल के कण के कंपैरिजन में इसका कण का डेंस कितना है 2.90 है।
अगर हम बात करते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो उसका जो है ना डेंसिटी 3.3 है, 4.3 है, इसके बाद जो है ना 5.5 है, 10 होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक परत में नीचे उतरते चले जाते हैं वैसे वैसे उसका घनत्व तो बढ़ता चला जाता है और कोर के अंतिम बिंदु तक पहुंचते हुए ये 13.6 हो जाता है, 13.6 हो जाता है, जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 है जल के सापेक्ष। लेकिन कोर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब कोर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कोर में कण बहुत नज़दीक है। ताप की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के इस हिस्से में ताप कम है। जैसे तैसे हम नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता है और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो ताप टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो जितने नीचे चले जाएंगे उतना तापमान ज़्यादा होगा। आप इसके एग्जाम्पल को दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। देखो पृथ्वी के या किसी भी उसको जो है ना अपन वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं पृथ्वी को, तो वैज्ञानिक तरीके से ही देखना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में जो तालाब होते हैं या झीलें होती हैं, बर्फीले क्षेत्र के ऊपरी परत पे जो है ना टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि जो तालाब होते हैं या झीलें होती हैं उनका ऊपर का जल जो है ना जम जाता है, ऊपर का जल जम जाता है। हो सकता है कि एक मोटी परत जम जाए। अंटार्कटिका आर्कटिक पे अगर आप देखते हैं इस टाइप के, तो हो सकता है एक बहुत मोटी परत जम जाए, इतनी मोटी परत जम जाए जिस परत को हम जो ना तोड़ना आसान ना हो। लेकिन जितने नीचे हम चले जाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और हो सकता है उस निचले हिस्से में जल लिक्विड अवस्था में पाए, सॉलिड अवस्था में यानी बर्फ की अवस्था में न पाया जाए। तो नीचे का जो जल होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। तो क्या कल्पना की आपने कि नीचे का जल लिक्विड अवस्था में कैसे होता है? लिक्विड अवस्था में इसलिए होता है कि ऊपर का संपूर्ण उस क्षेत्रफल का दाब पड़ता है और दाब पड़ता है तो ताप को मेंटेन करके रखता है, इसलिए जो है ना लिक्विड अवस्था में होता है। ऐसे पृथ्वी के संदर्भ में देखो, पृथ्वी के संदर्भ में जब आग का गोला रहा होगा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई होगी तो अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म है, अभी भी लिक्विड फॉर्म में, और अंदर का जो तापमान है पृथ्वी का जो वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप समझ सकते हैं कि क्या अवस्था होगी इसकी, लिक्विड फॉर्म होगा। बल्कि 5000 डिग्री सेल्सियस में तो उसकी गैसीय अवस्था होना चाहिए थी। गैसीय अवस्था इसलिए होना चाहिए थी क्योंकि हाई टेम्परेचर है। अगर निफे भी है, निकल भी फेरस भी है, तो भी वहाँ गैसीय अवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन दाब इतना ज़्यादा है कि वो गैसीय अवस्था क्या है, वो लिक्विड अवस्था में है। लेकिन डेंस बहुत ज़्यादा है, घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया उसका। क्यों? क्योंकि इस पूरी पृथ्वी के सारे कणों का दाब यहाँ पे पड़ रहा है। इस बिंदु को देखो तो सबसे ज़्यादा कणों का दाब इस पे पड़ रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा डेंस क्षेत्र भी ये होगा। और सबसे ज़्यादा डेंस होगा तो सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ मास होगा इस कण का सबसे ज़्यादा। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी में आंतरिक हिस्से में जब हम प्रवेश करते हैं, आंतरिक हिस्से को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें डेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभी तक हमने चर्चा की है किसके बारे में? अभी तक हमने चर्चा की है पृथ्वी के मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा और निफे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर और डिस्कंटिन्यूटी के बारे में और डेंसिटी के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि गहराई के हिसाब से ये सब चीज़ें जो है ना किस प्रकार से अपने परिवर्तन लाती हैं, क्या इनमें चेंजमेंट होता है, इसके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो कुल आयतन है, पृथ्वी का कुल आयतन जो है ना वो 10.83 × 10⁻11 किलोमीटर क्यूबिक है। अब इतने बड़े आयतन में पृथ्वी के इन हिस्सों का क्या रोल रहा, पृथ्वी के इन हिस्सों का क्या रोल रहा, ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेंटल का आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। यानी मेंटल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है मेंटल का क्रस्ट और क्रोट के कंपैरिजन में। मेंटल का जो आयतन है वो 83% है पृथ्वी के कुल आयतन के, जबकि मेंटल का मास जो है ना द्रव्यमान वो 67% है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान की। बात करते हैं अगर क्रोट की बात करते हैं तो ये हम आंतरिक और बाह्य दोनों क्रोट को लेते हैं। क्रोट का आयतन जो है ना वो 16% है पृथ्वी के कुल आयतन के, जबकि क्रोट का द्रव्यमान आप देखिए ना 83% वॉल्यूम और मास 67%, मास कम है। वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये कण रखे हुए हैं, मास अभी उतना नहीं बढ़ पाया, मतलब इतना दाब नहीं उन कणों पे। लेकिन अगर हम क्रोट में जाते हैं तो देखते 16% वॉल्यूम
और 16 के जस्ट डबल उसका मास हो गया है, 32% उसका द्रव्यमान हो गया है। इसका मतलब होता है कि इस पूरे कणों का, इन पूरे कणों का जो है ना दाब इस पे कोर पे पड़ रहा है, तो उसका क्या हो गया, द्रव्यमान बढ़ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे करोड़ का आयतन जो है ना पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग है मात्र, लेकिन उसके करोड़ का द्रव्यमान 32% लगभग है। अब आप सोच सकते हैं कि जस्ट डबल हो रहा है। क्रस्ट का जो आयतन है वो लगभग 1% है। देखो क्रस्ट कितने बड़े क्षेत्र है, वो आउटलाइन पे पूरा पानी है, हम लोग रहते हैं, मतलब ओवरऑल पृथ्वी को देखो तो क्रस्ट का कुल आयतन जो है ना वो लगभग 1% है, मैंने लगभग में बताया कोई, और उसका जो द्रव्यमान लगभग 1% है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान की। इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें लगता है पृथ्वी के बारे में और एक और ललक पैदा होती है कि आखिर हम इसको कैसे देखें। हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एर्थक्वेक का वेव्स होता है, भूकंपीय तरंगें होती है PSL और PS और L, तो प्राइमरी हम वेव्स को लेते हैं, तो प्राइमरी वेव्स की यहाँ पे जो क्रस्ट में गति होती है वो लगभग 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जैसे जैसे हम क्रस्ट के ऊपरी हिस्से को पार करते हैं और नीचे जब हम जाते हैं यानी क्रस्ट के आंतरिक हिस्से में जाते हैं तो प्राइमरी वेव्स की जो गति है यानी भूकंपीय तरंग P वेव्स की जो गति है वो 6.9 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि डेंस बढ़ेगा तो प्राइमरी तरंगों की गति बढ़ेगी। आपने देखा होगा, एर्थक्वेक को आपने पढ़ा होगा तो आपने इन तरंगों के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में भी पढ़ा होगा। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी पे पहुँचते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक पहुँचने पर इसकी गति 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। 8.1 किलोमीटर मतलब 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास हो जाती है इसकी गति। कहाँ, यहाँ तक आती है, मोह तक आती है। मोह को जैसे पार करती है और 100 से 200 किलोमीटर के आसपास जब ये चलती है तो अचानक इसकी गति में बदलाव आ जाता है। अचानक इसकी गति में क्यों बदलाव आता है, यानी पी तरंगों की गति में अचानक बदलाव आ जाता है और पी तरंगों की गति जो है ना 7.8 किलोमीटर हो जाती है, यानी घट जाती है। अब सवाल उठता है कि ये घटती क्यों है, ये इसे स्टेनोस्फेयर्स कहते हैं। स्टेनोस्फेयर्स का मतलब होता है वह मंद गति का क्षेत्र जिस क्षेत्र में भूकंपीय तरंग की गति अचानक गिर जाती है यानी कम हो जाती है। तो फिर आया स्टेनोस्फेयर्स क्या होता है, तो देखो प्लेट टेक्टोनिक का आप पढ़े होंगे। प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी लगभग 180-83 प्लेटें हैं छोटी बड़ी मिला के, उनमें से 18 प्लेटें बड़ी हैं, 18 प्लेटों में भी 12 प्लेटें महत्वपूर्ण हैं। उनमें से मैंने बताया था कि हमारे भारत की भी एक इंडियन प्लेट्स है और एक यूरेशियन प्लेट्स है, हिमालय के उधर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स है, अमेरिकन प्लेट्स है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, इस प्रकार की बहुत सारी प्लेट्स हैं छोटी बड़ी मिला के। ये प्लेट क्या है, ये प्लेट अब पृथ्वी की देखो ऊपर सॉलिड फॉर्म मिलता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे दाब बढ़ता ही चला जाएगा तो ताप भी बढ़ता चला जाएगा, और ताप जब बढ़ता चला जाएगा तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म लिक्विड होने लगेगा। तो पहले क्या होता है कि पहले जैसे हम अंदर जाते हैं दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ता तो ताप भी बढ़ता है, तो एक गारानुमा संरचना आ जाती है। यानी यहाँ पे ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान है तो यहाँ हो सकता है 4000 डिग्री सेल्सियस हो, या 3000 डिग्री सेल्सियस हो, या 2000 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ जो है ना 1400 डिग्री सेल्सियस हो तापमान। अब 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान हो यानी ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर गिरता जाता है, नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कारण क्या है, प्रेशर, कारण प्रेशर है। अब इस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ये जो स्टेनोस्फेयर्स है, इस स्टेनोस्फेयर्स पे हमारी प्लेटें तैरती रहती हैं। ये जो प्लेटें मूवमेंट करती हैं, प्लेट जो टेक्टोनिक होता है, भूकंप आते हैं या जो आपकी भूकंपीय परंपरा ये जो होती है ये इसी स्टेनोस्फेयर्स पर होती है। ये जो गारानुमा संरचना है, इस गारानुमा संरचना पे प्लेटें तैरती रहती हैं, और प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं या प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो जो भारी प्लेट होती है वो भारी प्लेट जो है ना वो नीचे चली जाती है। इस स्टेनोस्फेयर्स में जैसे वो जाती है तो इसका गलन हो जाता है, गलने लगती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है।
अब जब हल्की प्लेट ऊपर उठेगी तो ऐसे कर्व ले लेगी, और जब ये गलन होगा तो वहां पे टकराहट में एक भ्रंशन पैदा होता है, और उस भ्रंशन से लावा निकलता है, और वो लावा निकलता है तो वोल्केनोस होता है, वो ज्वालामुखी बन जाता है। और जब वो टकराहट होती है तो उससे भूकंप आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में अधिकतर भूकंप आते रहते, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति का भी पीरियड चल रहा है, अभी समय चल रहा है, और हिमालय की उत्पत्ति का समय चल रहा है, इसका मतलब होता है कि इंडियन प्लेट अभी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो ये भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। हो सकता है कि आज से 2 अरब साल बाद, हो सकता है आज से 20 करोड़ साल बाद हिमालय पर कोई बहुत बड़ा वोल्केनोस निकल आए। हो सकता है कि आज से 20 करोड़ साल बाद हिमालय आज से 3 गुना हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष हिमालय लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक लगातार चल रही है, यानी टकराहट लगातार चल रही है। और हमारी जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है ना सागरीय प्लेट है, और वो जो है ना यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट जो है वो भारी होती है, इसलिए वो उसके नीचे चली जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेट भारी होती है वो नीचे जा रही है, यानी इंडियन प्लेट नीचे, उसका गलन हो रहा है, धीरे धीरे उसका उत्थान होता चला जा रहा है। और हिमालय में गॉर्ज बनाने की प्रकृति भी यही है। हिमालय में जो गहरे गहरे गॉर्ज बनते हैं वो गॉर्ज का कारण भी यही है। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है पी तरंगों की किस प्रकार से गति बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे पी तरंगों की गति अचानक धीमी हो जाती है। धीमी होने का कारण मैंने आपको बताया कि धीमी अचानक क्यों हो जाती है इस पोर्शन में, क्योंकि यहाँ स्टेनोस्फीयर से यानी लिक्विड गारानुमा संरचना आ जाती है। इसके बाद उसकी गति बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद सॉलिड फॉर्म आ जाता है, गारानुमा संरचना आती, लेकिन माध्यम डेंस ज़्यादा होता चला जाता है, घनत्व तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब घनत्व ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो एक बार फिर से उस गति मिल जाती है, और यहाँ पे प्राइमरी जो वेव्स है ये इसकी गति हो जाती है आपकी 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर और नीचे जाती हैं तो ये 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.24 किलोमीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से इसकी गति होती जाती है। अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। अब तक मैंने आपको बताया क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। अब ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन हो, ऐसा कोई आपके पास जो एक क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहा हो कि इसके बारे में और कुछ अगर आपको जानना है, तो फिर हम अगले चरण में, अगले लेक्चर में पृथ्वी के और अंदर घुसेंगे, और अंदर हम उसको विश्लेषण करेंगे। फिर हम रॉक्स के बारे में विश्लेषण करेंगे, रॉक्स के नेचर के बारे में विश्लेषण करेंगे। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों की प्रकृति क्या होती है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों में जो रूपांतरण है वो कैसे होता है। तो इस सब के बारे में जो है ना अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।